हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों कैसे हो आप सब। आज फिर से हम यहाँ पर ग्रुप डी भर्ती 2018 के जो शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको यहाँ पर करते हैं। ये अपना पार्ट नंबर 110 वीडियो है और ये 6/12/2018 की थर्ड शिफ्ट में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उनको हम कर गए। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना अपनी ग्रुप डी भर्ती 2019 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TCSE एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और इससे ना आपको लेवल का पता लगेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन 2018 की जो आपके जो एग्जाम हुई थी उससे यूं के यूं आने वाले हैं। और गाइज जो PDF है मैं खुद रेडी करता हूं हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करके, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का भौतिक गुण नहीं है। ठीक है, आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट है उनको 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि अधातु क्या होते हैं। तो देखिए अधातु होते हैं ना, उनमें आपसे पूछा कि कौन सा उसका भौतिक गुण नहीं है। पहला, ये केवल ठोस अवस्था में रहते हैं, यही आपका इसका भौतिक गुण नहीं है। क्योंकि आपके जो अधातु होते हैं ना, मैं आपको एक बार ना पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं जिससे आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्सानी। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो बाईं तरफ जो भी एलिमेंट स्थित होते हैं ना, बाईं तरफ उन्हें बोलते हैं आपके मेटल्स, और दाईं तरफ जो स्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। और यहाँ पर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ग्रीन कलर में देखिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम और पोलियम, ये आपके क्या होते हैं, आपके उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु, मेटेलॉइड्स। ये आपके धातु और अधातु को अलग अलग करते हैं। ठीक है, यानी कि इस लाइन से इधर वाले सारे के सारे ये जो है ये आपके नॉन मेटल हैं और ये जो पूरे हैं इधर ये सारे आपके मेटल्स होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनका भौतिक गुण नहीं है। तो देखिए आपके जो अधातु होती है ना, उनमें ये देखिए गैसेस भी होती हैं, ये आपके ठोस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। यानी कि ये केवल ठोस नहीं होते हैं, इनमें सारे के सारे क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है ये केवल ठोस अवस्था में रहते हैं, जबकि ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है वही इसका आंसर आ जाएगा कि ये आपके अधातु को क्या गया गुण नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, निम्न में से संक्रमण तत्व की विशेषता कौन सी नहीं है। अब देखिए संक्रमण तत्व होते क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए मैं एक बार फिर से जो आप पीरियोडिक टेबल है उसको आपको दिखा देता हूं। तो देखिए संक्रमण तत्व होते हैं ना, वो आपके कहलाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उन्हें आपके संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखिए इसमें आप अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ना ये यहाँ से मतलब वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 के बीच जो एलिमेंट होते हैं ये इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, और इन्हें आपके संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर दो आपको नीचे दिख रहे हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन्हें आपके बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, तो यहां पर आपसे बोला गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए यहां पर पूछा गया है कि संक्रमण तत्व की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए पहला, इनमें से अधिकांश का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो है उनमें आपका उपयोग है वो कैटालिस्ट के रूप में यानी कि उत्प्रेरक के रूप में होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड जो होती है, वेग होती है, उसको परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। दूसरा आपको बोला गया कि ये सभी के सभी वायु होते हैं। वायु का मतलब गैस अवस्था में होते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके गैस अवस्था में नहीं होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर नीचे आपको कलर्स भी दिखाए गए हैं, इनके आधार पर इनका आपका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना सारे के सारे क्या है आपके गैस नहीं है, इसलिए जो आपका ये वाला स्टेटमेंट ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सॉलिड होते हैं यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये मेटल होते हैं और मेटल आपके ज़्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट? आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपके संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है। बाकी ये आपके जो तीसरा है और चौथा स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि वृक्षों में या पेड़ पौधों में सामग्री के परिवहन के लिए सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं और अलग अलग टिश्यू का अलग अलग काम होता है। ठीक है, अलग जैसे कुछ ऊतक होते हैं जो पेड़ पौधों में भोजन के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ आपके पानी के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपसे पूछा गया है ऐसे कौन से ऊतक होते हैं जो वृक्षों में सामग्री के परिवहन यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका सहायक होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें दो ऊतक होते हैं, एक आपका होता है जाइलम और एक आपका होता है फ्लोएम। ठीक है,
फ्लोएम, दो आपके होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और दोनों उत्तक जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम संवहन टिश्यू, ठीक है, संवहन उत्तक। और ये जो होते हैं आपके पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण होते हैं, उनके परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जाइलम होता है वो जल के लिए जिम्मेदार होता है, और जो आपका फ्लोएम होता है वो अन्य खनिज और आपके जो खाद्य सामग्री होती है इनके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की, और मैं आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका होता है G बराबर Gm/r², ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कैपिटल G जो आपको दिख रहा है ये आपका गुरुत्वीय नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो m है ना वो आपका होता है आपका जो पृथ्वी होती है उसका मास होता है, मास ऑफ अर्थ, क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। और r होता है वो होती है रेडियस, या आप डिस्टेंस मान सकते हो उसके सेंटर से और ऑब्जेक्ट उसके बीच की दूरी होती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये जो फॉर्मूला है इसमें देखिए G है, M है और R है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं आपको कौन कौन चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो देखिए पहला कि G का मान हाइट के साथ बदलता है, बिल्कुल बदलता है। G ना आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना ये आपके ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कि G का मान होता है वो आपके पृथ्वी के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये आपके निर्भर करता है। ओके यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि G का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था उसमें किसी भी प्रकार से जो आपका वस्तु का द्रव्यमान है उसकी बात नहीं हो रही है, या आपके पृथ्वी के या ग्रह के जो द्रव्यमान है उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तीसरा है बिल्कुल सही है, और चौथा है बिल्कुल सही है कि जब आप किसी भी पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं और पृथ्वी से गहराई पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है गुरुत्वीय त्वरण उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, निम्न में से विषम का चयन कीजिए। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक जो ऑप्शन है तीनों में से डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको आपको बताना है। अब देखिए पहला जो है आपका मैमल्स है, दूसरा रेप्टाइल्स है, तीसरा बर्ड है और चौथा है शुतुरमुर्ग। तो देखिए यहाँ पर अगर आप RH विटेकर का जो वर्गीकरण आप याद करेंगे तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्डेटा ग्रुप होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी की, उनको ना 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो उनमें से मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ग, एवीज, ठीक है, तो उनमें से शुतुरमुर्ग नहीं था, ठीक है। शुतुरमुर्ग तो एक जानवर होता है, ये कोई ग्रुप या आपका किंगडम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने परमाणु मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके जो ना ये मोल संख्या से इनको प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु जो ज्ञात किए जाते हैं ना वो आपके मोल नंबर से ज्ञात किए जाते हैं। तो इनको ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है कि ग्राम में भार बटे अणुभार, क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार, यानी कि वैल्यू इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। देखिए ग्राम में भार कितना दे रखा है 144, और मैग्नीशियम जो होता है इसका जो अणुभार होता है वो आपके 24 होता है अप्रोक्स, ठीक है, लगभग आपके 24 होता है। और 24 का अगर आप 24 से सॉर्ट आउट करोगे इसको तो यहाँ पर ये लगभग वैल्यू जो आएगी वो आपके 6 आएगी, ठीक है। 24 को सॉर्ट आउट करोगे तो लगभग वैल्यू है वो यहाँ पर 6 आएगी। तो यहाँ पर ना जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपसे बोला गया है, एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। और देखिए पहले तो ये बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए जब कोई परमाणु होता है उसके ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी अंतिम कक्षा से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे कुछ ऊर्जा है यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है, जब कोई आपका परमाणु है उसके अंतिम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं। और जो आयनन ऊर्जा होती है ना वो डिपेंड करती है कि नाभिक का जो आवेश है वो कितना लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से निकाल रहे हैं। अगर हम जितनी दूर नाभिक से जितनी दूरी पर जाते हैं वहां पर नाभिक के आवेश उतना ही कम होता है, और जिससे आयनन ऊर्जा भी हमें कम चाहिए होगी। लेकिन मान लीजिए ये एक कक्षा है, ये भी एक कक्षा है,
है और ये भी एक कक्षा है, इनका नाम होता है KLM। मान लीजिए हम M कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे L जो आपकी जो K कक्षा है जो नाभिक से बिल्कुल पास है, तो यहाँ पर नाभिक का आवेश ज़्यादा होता है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर ना आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जो नाभिकीय आवेश होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज, इस पर आपकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो आपके डिपेंड करती है। मतलब जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश होगा, आयनन ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, और नाभिकीय आवेश जितना कम होगा, आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन से उत्तक की कोशिकाएं बहुत ही सक्रिय होती हैं और इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, पतली कोशिका रस भित्तियां पाई जाती हैं और मुख्य नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ऐसे कौन से टिश्यू होते हैं जो आपके बहुत ही एक्टिव होते हैं, है ना। इनमें आपके एक साइटोप्लाज्म होता है और जूस ब्रेक सेल पाई जाती हैं और आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये आपके होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि विभज्योतक ऊतक होते हैं, उनमें आपके ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं जो आपके टिश्यू होते हैं यानी कि ऊतक होते हैं, उनके ऊपर स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उनको आप देख सकते हैं। वहां पर जो ऊतक जो चैप्टर है उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है, किसी तरंग का जो आयाम होता है वो क्या होता है। अब देखिए ना, तरंग वाला चैप्टर है, इसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई तरंग है, ऐसे यहाँ पर देखिए ये वेव ऐसे चलती है। ठीक है, जो तरंगें होती हैं वो ऐसे चलती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको हाइट दिख रही है ना अधिकतम, ये इसको ही बोलते हैं इसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आप नीचे की तरफ याद कर लीजिए, ऊपर ये जो हाइट होती है ना, ये अधिकतम ऊंचाई, ये इसको ना स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होती है ये आपका एम्पलीट्यूड होता है यानी कि आयाम होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि माध्यम के कणों के द्वारा मध्य स्थान से किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। यानी देखिए ये ऐसे है तो मध्य स्थान ये है, तो यहाँ पर ना ये दूरी, ये मध्य स्थान है इधर से, मतलब मध्य स्थान से किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं, ठोसों के कणों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो अवस्थाएं होती हैं पदार्थों की, वो 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, प्लाज्मा और आपका BSC। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आना आपके ठोसों के बारे में पूछा गया है। तो ठोस में क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं ना, बहुत ही क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा स्टेटमेंट है आपका सही है। तो देखिए पहला आपको बोला गया है कि ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ये स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है इनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है, इस वजह से ये यादृच्छिक गति नहीं करते हैं। दूसरा, इनके बीच बड़े अंतराल पाए जाते हैं, मतलब जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आकर्षण बल के कारण इनके जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़े पास स्थित होते हैं। अगला है कि ये व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित रूप से तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच ना एक आकर्षण बल पाया जाता है, इस कारण ये क्या होते हैं, आपके क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना थर्ड, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा कि इनमें आकर्षण बल पाया जाता है, इस कारण क्या होते हैं, एक व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जबकि चौथा स्टेटमेंट है और वो भी गलत हो जाएगा, तो इसमें बोला गया कि न्यूनतम आकर्षण बल, जबकि न्यूनतम आकर्षण बल होता है ना वो आपके गैसों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा ठोसों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको बोला गया है, जानवरों के किस संघ को चपटे क्रमी यानी कि फ्लैटवर्म कहा जाता है। तो RSVT ने आपके जीव थे, उनको यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में बांटा था। तो यहाँ पर जो आपका प्लेंटीहेल्मिन्थिस होता है ना, इन्हें आपके चपटे क्रमी कहते हैं, या इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म या चपटे क्रमी इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लेंटीहेल्मिन्थिस यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बल अपॉन द्रव्यमान यानी कि F/m होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए गति का जो सेकंड नियम है वो ये कहता है कि आपका F बराबर ma, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। तो अगर यहाँ से हम m को इधर लेके आते हैं तो F/m इज इक्वल a, यहाँ पर F होता है फोर्स, m होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और a होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो आपसे पूछा गया कि फोर्स अपॉन वो आपका फोर्स अपॉन मास है किसके बराबर होगा, तो F/m है वो आपके एक्सेलरेशन के यानी कि त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर पेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है। आपकी जो मसल्स होती हैं उनको बोन से, हमारे शरीर में आपको पता है कि बहुत सारी मसल होती हैं और बहुत सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट कौन करता है। ठीक है, ये पूछा है कि मसल को हड्डी से कौन कनेक्ट करता है, तो ये आपके करता है टेंडन।
टेंडन करता है, इसको आपको कंडरा भी कहते हैं, और ये आपके इसको बोलते हैं आपका टेंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? आपको पता होगा कि विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है उसके अंदर टंगस्टन का यूज होता है, और इसमें आपके दो गैसें भरी जाती हैं। ठीक है, एक होती है आपके नाइट्रोजन और एक होती है आर्गन। दो गैसें होती है वो आपके विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो फिलामेंट है उसका यूज फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए टंगस्टन है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है ना, इस वजह से जो प्रकाश है यहाँ पर उत्पन्न होता है, और दूसरा यहाँ पर ना इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है ये गर्म होकर पिघलता नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा कि इसकी प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी वो भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा हाई होते हैं। इस वजह से हम जो फिलामेंट है उसके रूप में टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बता दूं जो पीडीएफ है, जैसे हमारी टोटल शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी, वहाँ से आप हमारी जो वेबसाइट है मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से और 80 तक की शिफ्ट है उनकी पीडीएफ मैंने अलग ही अवेलेबल करा रखी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो टोटल की टोटल 135 शिफ्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाए, तो थोड़ा टाइम लीजिए। 110 शिफ्ट चल रही है, और जैसे हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक बस 4000 न्यूटन के बल से चलती है, यदि बस द्वारा 2000 जूल कार्य किया जाता है तो बस के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ना आपको दिया गया है कि यहाँ पर बल का मान दिया गया है, यानी कि फोर्स का मान दिया गया है कि F बराबर 4000 न्यूटन आपको दिया गया है। दूसरा यहाँ पर ना कार्य दिया गया है, यानी कि W दिया गया है जिसका मान है 2000। ठीक है, 2000 जूल आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो कार्य होता है ना उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए कार्य क्या होता है? कार्य होता है W बराबर Fs, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, या बल इंटू दूरी भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए W का मान आपको दिया है 2000 जूल। ठीक है, फोर्स आपको दिया है 4000 न्यूटन, और आपको S यानी कि दूरी पूछी गई है। दूरी अगर निकालेंगे तो S बराबर आ जाएगा 2000 बटे 4000, जो क्या आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.5 मीटर है। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ना कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी, इसलिए थीटा हमने क्या लिया, 0 डिग्री ही लिया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से आयरन को विस्थापित नहीं करेगी? ठीक है, यानी कि आपका जो आयरन होता है, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है आयरन क्लोराइड, यानी कि FeCl2 या फिर FeCl3 जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, इसमें से आपको आयरन को विस्थापित नहीं करेगी। देखिए जो विस्थापन का जो गुण होता है ना वो आपके विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील परमाणु होता है वो आपके कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित करने का रूल ये होता है कि एक होती है सक्रियता श्रेणी, और उस सक्रियता श्रेणी में जो भी आपके एलिमेंट होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं, वो आपके नीचे आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको विस्थापित कर देते हैं। तो इसको ना आपके एक ट्रिक होती है जिसे हम याद करते हैं। उसकी जो ट्रिक है वो है कि काली नाव का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, फीके पकाता है। काली नाव का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है। एजी हाजी एयू। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक मिनट क्यों, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है काली नाव का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है, और यहाँ पर आगे जो है वो यहाँ पर है कि लास्ट में जो आते हैं वो आपके आते हैं, एक आपका आता है एजी, एक आपका आता है एयू। ठीक है, इससे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ना जो ऊपर एलिमेंट है जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वे क्या करते हैं, जो भी आपके कम सक्रिय एलिमेंट होते हैं उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब इसमें सबसे नीचे क्या होते हैं, आपका सिल्वर और आपका जो गोल्ड होता है वो होते हैं। तो आप सिल्वर जो गोल्ड होते हैं ना वो सबसे कम होते हैं सक्रियता श्रेणी में। तो ये है ना, ये किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकते हैं। जबकि आपके आयरन क्लोराइड है उसमें से आयरन, देखिए आयरन यहाँ पे आता है, तो देखिए जिंक भी विस्थापित कर सकता है, एल्यूमिनियम कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, सोडियम कर सकता है, पोटेशियम कर सकता है। यानी कि देखिए जिंक कर सकता है, एल्यूमिनियम कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, लेकिन चांदी देखिए यहाँ से ना इससे नीचे आती है, इसलिए ये इसको विस्थापित नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैं स्पेशल वीडियो बनाकर इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो कार्य होता है ना उसका फॉर्मूला होता है W बराबर FS, लेकिन यहाँ पर ना कोस थीटा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो जो कुली है ना उसने आपका वजन को उठाया, भार को उठाया है, और जब वो अपने वजन को उठाता, सीधी सी बात है वो चलेगा तो इधर, लेकिन वजन इसके सिर के ऊपर ऐसे है, मतलब जो एंगल है वो इसके बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। मैं आपको पहले जो कार्य है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है किसी वजन को लेकर खड़ा हुआ है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई आपका कुली है सिर्फ भार को उठाता है और अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है ना यहाँ पर 90 डिग्री होगा और कोस 90 0 होने के कारण यहाँ पर जो किया गया कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W बराबर 0, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि उस व्यक्ति द्वारा उस बैग को उठाने में किया गया मतलब उस बैग पर किया गया कार्य ज्ञात करो, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य होगा ना, जो कुली द्वारा किया गया कार्य वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि यदि किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे एक टरबाइन है जिसमें पानी गिरता है, ठीक है, तो टरबाइन में पानी का जो वेग है वो आपको पूछा गया है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू आपको दी गई है। तो देखिए यहाँ पर ना आपको दी गई है एक हाइट दी गई, पहली बात तो ना आपको हाइट दी गई है कि जो हाइट है वो आपको दी गई है 19.6 मीटर, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है जी का जो मान है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि टरबाइन में पानी का जो वेग है वो आपको ज्ञात करना है कि जो वेग है वो आपका कितना है। तो देखिए यहाँ पर ना फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए। तो देखो पहला जो फॉर्मूला होता है उसमें आपका होता है v बराबर u प्लस 80, इसमें देखिए आपको टाइम चाहिए होगा तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरा आपका होता है एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये जो वाला फॉर्मूला इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए v स्क्वायर का मान निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल, यू तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में 0 होगा, प्रारंभ पानी गिरता है, प्लस 2as 2, और a का मान जो दिया गया है वो आपका 10 है, तो 10, और s जो है s ना आपको दी गई है 19.6, तो 19.6, ठीक है। अब ना अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 19.6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ना ये लगभग आपका हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये यहाँ पर ना v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर 20 इंटू 19.6, ठीक है। अगर v का मान निकालेंगे ना तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ना आपका लगभग अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका लगभग आता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे √400 लगभग आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू निकालते हैं तो लगभग 20 आ जाएगा, ठीक है। v का मान जो आ जाएगा लगभग 20 आ जाएगा, ये इसको 19.6, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ना वो आएगा 19.6, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू इसकी 20 भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन में 19.6 था, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 19.6 आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सी प्रक्रिया शीतन के साथ होती है, मतलब कूलिंग पर डिपेंड करती है। तो देखिए वाष्पीकरण होती है ना वो आपके शीतलन पर डिपेंड करती है, मतलब आपका जो वायुमंडल है उसमें कितनी आपकी आर्द्रता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर यहाँ पर अगर आपके वायुमंडल में नमी ज़्यादा है, मतलब थोड़ी कूलिंग है, तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण होता है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व आपका 10.8 दिया गया है, और पानी का घनत्व यदि 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, तो चांदी का घनत्व आपसे पूछा गया है। देखिए घनत्व ज्ञात करते हैं ना, आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी जब भी ज्ञात करते हैं, है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि नीचे हमेशा लेते हैं वाटर का, क्या लेते हैं, पानी का घनत्व लेते हैं, और ऊपर जो दिया गया एलिमेंट है उसका यहाँ पर लेते हैं। देखिए आपको आपेक्षिक घनत्व का मान दिया गया है 10.8, इसको हमने लिख दिया। अब बराबर नीचे क्या लेते हैं, हमेशा पानी का लेते हैं जो आपको दिया गया है 10⁻3, और यहाँ पर कहते हैं जो भी एलिमेंट है जिसका पूछा गया है वो। तो यहाँ पर ना आपको चांदी का पूछा गया है यानी कि सिल्वर का, तो यहाँ पर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10⁻3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 10.8 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आपका क्लैमिडोमोनस जो आपका है किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो आपका जो क्लैमिडोमोनस है वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप का जो आपका ये जो सदस्य है वो आपका होता है क्लैमिडोमोनस, आपका प्रोटिस्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा है। अगला जो प्रश्न है बड़ा सिंपल सा है, बहुत बार रिपीट हुआ है
किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर या स्वर्ण तंतु के रूप में आपको पता होना चाहिए। जो जूट होती है ना, जूट, इसको आपके बोलते हैं गोल्डन फाइबर, यानी कि आपका स्वर्ण तंतु के रूप में इसको जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये कि जिप्सम जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए जिप्सम और आपका पीओपी दो ऐसी जो होती है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जिप्सम जो होता है ना वो आपका होता है CaSO4.2H2O, ये जो होता है आपका जिप्सम का होता है। लेकिन अगर इसमें से आधा जल का अणु निकाल दिया जाए, यानी कि CaSO4 आपका हाफ H2O, ठीक है, ये जो होता है ना ये आपका क्या होता है, ये आपका जो पीओपी होता है, ठीक है, वो उसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें से आपका 1/2 अगर जल निकाल दिया जाए तो CaSO4.5H2O, यानी कि आधा जल का अणु जोड़ दें तो ये आ जाएगा पीओपी, और अगर 2 जल के अणु जोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा जिप्सम। तो जिप्सम का पूछा है, जिप्सम का हो जाएगा CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का 2 बार जल के अणुओं के साथ, ठीक है। तो ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू हो जाता है? मतलब जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लिक्विड के अंदर कब बहती है ना? तो आपको पता होना चाहिए जब आपके आवेश होते हैं, जब एक तरफ से दूसरे जगह मूव होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जब धनात्मक और ऋणात्मक जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं अगर उनके बीच में कोई आपका मूवमेंट होता है तो आपके क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट आपका बहता है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि दर्पण सूत्र से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण समीकरण होता है वो आपका होता है 1/u + 1/v = 1/f, और यहाँ पर UVF है, इनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो 5000 वाली सीरीज में आपको करवा चुका हूँ, और 5000 वाली सीरीज है वो जल्दी ही मैं आपको 3-4 दिन बाद में शुरू कर दूंगा। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है आवाज़ का, इस वजह से मैं उसको ना कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर U क्या होता है, आपके जो वस्तु होती है उसकी दर्पण से दूरी होती है, V होता है आपका जो इमेज बना है उसकी दर्पण से दूरी, और F होती है दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर ना आपके कार्य चिन्ह परिपाटी होती है, उसमें ना आपके अलग अलग रूल्स से आपको मैंने बताए हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा आपका सत्य है। देखिए जो पहला है, वक्रता का केंद्र, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या समान दूरी पर स्थित होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है ना वो आपका सही है, जो कार्य चिन्ह परिपाटी होती है उसके अनुसार दूसरा स्टेटमेंट है आपका सही है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो बाकी तो हमको चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो देखिए वस्तु पर ना 2 प्रकार के बल लगते हैं, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। तो संतुलित बल लगता है ना तो केवल वस्तु की जो आकृति होती है उसमें चेंज होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मान लीजिए कोई बैलून है, आपके पास कोई गुब्बारा है, एक आप इधर से उसको धक्का लगाइए हाथ से, दोनों हाथों में पकड़कर एक इधर से धक्का लगाइए, तो होता क्या है कि ये इनमें मूवमेंट कुछ नहीं होगा। संतुलित बल का मतलब है कि अगर इधर से भी हम 50 न्यूटन का बल लगाएं और इधर से भी 50 न्यूटन का, मतलब बराबर मात्रा का बल लगाते हैं, तो देखिए इसकी जो आपके जो इसमें गति तो नहीं होगी, लेकिन इसकी जो आकृति है ना वो इधर से और इधर से दोनों तरफ से परिवर्तित हो जाएगी। तो आपका जो जब भी आपका संतुलित बल लगता है ना तो आपका केवल आकृति में परिवर्तन होता है, कोई दिशा, कोई आपका जो दूरी है वो चेंज नहीं होती। लेकिन जब असंतुलित बल लगता है, मान लीजिए ये मैंने लगा दिया 500 न्यूटन, इधर मैंने लगा दिया 150 न्यूटन, तो अब ना इधर की ओर वस्तु विस्थापित हो जाएगी और इसमें गति भी होगी और इसकी दिशा है वो भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर ना इसकी गति में परिवर्तन होगा, दिशा में भी परिवर्तन होगा, और वस्तु की जो स्थिर अवस्था है उसमें भी चेंज होगा, ठीक है। तो असंतुलित बल के कारण ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, जबकि इसकी जो गति है उसमें परिवर्तन नहीं होना लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि भाई असंतुलित बल का प्रभाव कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि गति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर गति में परिवर्तन होता है। तो गाइस आशा करते हैं ये जो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और बहुत दिनों के बाद ना इस सीरीज को मैंने कंटिन्यू किया है तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ना धीरे धीरे हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए कोई भी आपका सजेशन है नीचे कमेंट कर दीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।